अगर हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, तो वो रेडिएशन एमिट करता है। आपको पता है, अगर हम सपोज़ कोई लोहा ले रहे हैं, आयरन का टुकड़ा हम लोगों ने लिया, आयरन बार लिया और इसको फर्नेस में रख दिया, भट्टी के अंदर रख दिया। भट्टी में तो आपको पता ही है भाई, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो हमने एक आयरन बार लिया और उसको हमने फर्नेस के अंदर रख दिया। जैसे जैसे लोहा गर्म होगा हमें कैसा कलर दिखाई देगा, हल्का हल्का डल रेड। फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, भट्टी को और गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, डार्क रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर वाइट, फिर ब्लू। अगर आप लोगों को ध्यान हो, हम लोगों ने जब विबग्योर बनाया था बेटा, ठीक है, तो विबग्योर में जो वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ का क्या होता है, ये 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक ये जाता है, 750 नैनोमीटर तक जाता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, पहले क्या था, ये रेड, रेड से हुआ ऑरेंज, ऑरेंज से हुआ येलो, फिर येलो के बाद ये आ गया ब्लू में। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ क्या हो रही है, इसकी कम हो रही है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है। रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ हाई होती है, हाइयर वेवलेंथ, और जिसकी वेवलेंथ हाई होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो लो इसकी क्या रहेगी, इंटेंसिटी। ब्लू में आ रहा है, ब्लू जो है उसकी क्या है, लोअर वेवलेंथ वैल्यू या लेस वेवलेंथ वैल्यू, ठीक है। तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, हाई इंटेंसिटी। समझ में आया इस चीज़ को, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म कर रही हूँ और वो कलर दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आयरन की बात करी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, इंटेंसिटी तो बढ़ रही है पर वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है। इसी का एक ग्राफ आपकी बुक में दिया होता है, अगर आपने कभी उस ग्राफ को समझा हो तो। वो ग्राफ कुछ नहीं कर रहा, वो ग्राफ सिर्फ ये बता रहा है कि अगर आप वेवलेंथ लो बेटा एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और इंटेंसिटी अगर आप लो वाई एक्सिस पर, तो वो सिर्फ ये बात बता रहा है, वो सिर्फ ये बात बता रहा है कि जैसे आपने क्या किया, किसी एक टेम्परेचर पे ग्राफ निकाला, वो ग्राफ आया ये, ठीक है, ये वेवलेंथ है, मान लो 1000 है और इधर मान लो 2000 है, इधर 3000 है, ऐसे। तो ये 2000 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। इसको क्या कहते हैं हम, लैम्डा मैक्स कहते हैं, मैक्सिमम जो वैल्यू है, ठीक है। ये एक टेम्परेचर पे आया T1 पे। आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि ये वेवलेंथ है, और जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम कर रहे हो, ये इंटेंसिटी है, तो जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट में आना है इस ग्राफ में, वहाँ से यहाँ आना है, तो जैसे जैसे आप वेवलेंथ कम कर रहे हो, इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। दिख रहा है, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर मैं इसी ग्राफ को एक दूसरे टेम्परेचर पे बनाऊं, ठीक है, T2 पे बनाया, और मैं कह रही हूँ कि जो T2 टेम्परेचर है वो हाइयर है T1 से, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी तो बढ़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, और इस टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी की वैल्यू है और T2 पे जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो सेकेंड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे आप वेवलेंथ को कम कर रहे हो, इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, और इस केस में ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि इस केस में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। समझ में आई ये वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ बता रखी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है और वेवलेंथ जो है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि फ्रीक्वेंसी
और वेवलेंथ जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइट जो निकल रही है, जो टेम्परेचर के साथ रोल प्ले कर रही है, उसका इंटेंसिटी पे वो डिपेंड करता है, वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे इंडिपेंडेंट रहता है, डिपेंड नहीं करता है। कितनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा मेरे ख्याल से आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि भाई अभी तक हमने जो चीज़ें की वो हमने अज्यूम करके की, अगर मैम हम असलियत में ब्लैक बॉडी बनाना चाहते हैं जो कि एक हमारी परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, ठीक है, वो हम कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक ना होलोस्फीयर ले लो। एक क्या करो, होलोस्फीयर, खाली स्फीयर ले लो और उसको अंदर से ब्लैक कर दो, ब्लैक कलर का। ठीक है, अब उसमें कर दो छोटा सा होल और उस होल में से पास करा दो लाइट। ठीक है, वो लाइट क्या करेगी, पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी, एब्जॉर्ब होगी, रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब, ऐसे करते करते, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। अब ब्लैक बॉडी कोई 100% तो होती ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन की भी यहाँ पे कुछ ना कुछ संभावना होगी। तो हमने स्फीयर जानबूझ के ये लिया है कि जो लाइट यहाँ से हम फॉल करा रहे हैं वो ये एब्जॉर्ब करेगा, बची हुई अगर कोई रिफ्लेक्ट हो रही है वो यहाँ एब्जॉर्ब होगी, बची हुई अगर कुछ और रिफ्लेक्ट हो रही है वो यहाँ एब्जॉर्ब होगी। तो ये हमारा एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है, किसका, ब्लैक बॉडी का, अप्रॉक्सीमेट मेथड। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिख देती हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की। ठीक है, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना और बाकी जो मैंने पढ़ाया है आप वीडियो में बैक जाके वीडियो को पॉज करके भी ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एन आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी हम उस आइडियल बॉडी को कहते हैं जो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट कर सकती है। एंड द रेडिएशंस एमिटेड बाय दिस बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और जो रेडिएशंस वो एमिट करती है उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कहते हैं। ब्लैक बॉडी ना सिर्फ एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है बल्कि वो एक परफेक्ट रेडिएटर के तौर पे भी काम करती है। पर आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि रेडिएटर या एमिट वो तभी करती है जब वो सराउंडिंग के साथ क्या अटेन कर ले, थर्मल इक्विलिब्रियम। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कर रहा है कि रेडिएशन आ रही है और एमिट करता जा रहा है, नहीं, पहले रेडिएशन एब्जॉर्ब करती रहेगी, उसके बाद जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी फिर उसके बाद वो क्या करती है, एमिट करती है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सेकेंड टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को या इस एक्सपेरिमेंट को किया था एच हर्ट्ज ने, ठीक है, जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी रखी गई है, 1887 में। इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने ये कहा था कि अगर मैं एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लूँ, ठीक है, वहाँ पे एक मैं मेटल रखूँ, मेटल, ठीक है, ये मेटल है, मेटल का सरफेस, इसको मैं कनेक्ट कर दूं बैटरी से, ठीक है, ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्या कहा कि मैं अगर एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लूं और एक मैं मेटल का सरफेस रख दूं, अगर मैं किसी सूटेबल लाइट, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, ये क्या है बेटा, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, इस वर्ड पे बहुत ध्यान देना है आपको, मैं बताऊंगी आगे इसको क्या कहते हैं। तो अगर हम किसी मेटल के सरफेस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराते हैं तो उसके सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। और उन इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कौन डिटेक्ट कर रहा है, डिटेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम एमीटर भी लगाते हैं जो हमें बताता है। तो उन्होंने क्या कहा
ऐसा फिनोमिना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, जब उस पर किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है, स्ट्राइक करती है, टक्कर मारती है, तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि जब ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल के सरफेस पर फॉल करेगी और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उछल उछल के निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे उन्हें हम? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। इसकी क्या थी? कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं यहाँ से मिटा रही हूँ इसको। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? तो देखो इसके क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी। इसकी यही ऑब्जर्वेशन थी कि जैसे ही, सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने एक वर्ड दिया, सूटेबल फ्रीक्वेंसी। वो वर्ड इन्होंने क्यों दिया? ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी फ्रीक्वेंसी डालो और इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाए। एक सूटेबल, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट हर मेटल को चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और उस सूटेबल फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम उसको? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि मिनिमम अमाउंट में इतनी एनर्जी तो इस मेटल को लगेगी ही लगेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। जैसे आपने देखा है ना, लाइसेंस बनवाने की एक एज है कि आपको इतनी एज का तो होना ही पड़ेगा, उसके बाद आपका लाइसेंस जो है वो बनेगा। इन द सेम वे, अगर आपको किसी मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम आपको उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट तो देनी ही पड़ेगी जितनी उसको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, ठीक है? इसको मैं आगे जाके बाइंडिंग एनर्जी से भी लिंक करूंगी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि थ्रेशोल्ड हम किसको कहते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल आप ये समझ लो कि हर एटम को इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही है, उसी के बाद वो इलेक्ट्रॉन निकालता है। अगर आप उससे ज़्यादा दे रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उतनी रेंज की तो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आप उससे कम दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, कितनी देर तक लाइट आप उस पर गिराते रहो, ठीक है? दूसरा इन्होंने क्या कहा बेटा? देयर इज नो टाइम लैग। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन फॉलिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? मैं अभी इसको दोबारा से साफ साफ लिख दूंगी, अभी आप फिलहाल समझ लो। इन्होंने क्या कहा कि कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लाइट फॉल कर रही है और 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहा है। नहीं, जैसे ही लाइट इस पर गिरती है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है? तीसरी चीज़ इन्होंने क्या कही कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो भी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो उस पर डिपेंड करती है कि हमने किस फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर फेंकी है या फॉल कराई है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो इस पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी लाइट इस पर गिराई है, किस फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने इस पर गिराई है। समझ में आया? चौथी ऑब्जर्वेशन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ये इस पे डिपेंड करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी, ठीक है? लाइट की ब्राइटनेस क्या है। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, ब्राइटनेस होगी, उतने ही ज़्यादा यहाँ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कितनी ज़्यादा होगी, कितनी कम होगी, वो उस पर डिपेंड करता है कि हमने जो लाइट है वो किस फ्रीक्वेंसी की फेंकी है, ठीक है? अब देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे बहुत अच्छी। वैसे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो समझाऊंगी भी, बट फिर भी आप समझ लो। न्यूक्लियस होता है, अभी मैंने आपको ऑर्बिटल्स पढ़ाई नहीं है इसलिए मैं ऑर्बिट के हिसाब से बता रही हूँ, शेल्स के हिसाब से बता रही हूँ। ये आपके शेल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है,
घूम रहा है, ठीक है। इसका पॉजिटिव और इसके इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव के बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता, बोलो। है, अट्रैक्शन है, ठीक है। हम एनर्जी देते हैं बेटा इनके बीच की बाइंडिंग को खत्म करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं, कितनी एनर्जी दें कि इनके बीच का अट्रैक्शन खत्म हो, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एक दूसरे को बांधे हुए हैं ना ये, उसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं सबसे पहले तो वो क्या करेगी, इसके बीच के अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, ब्रेक करने के काम आएगी। वही हमारी थ्रेशोल्ड होती है, ठीक है। अब तुम सोचो, इनके बीच का अट्रैक्शन तो स्ट्रांग है और यहां तुम एनर्जी दे रहे हो कम, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। तभी हम कहते हैं कि जो आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, जो फ्रीक्वेंसी की लाइट आप फेंक रहे हो वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सूटेबल मतलब कि इतनी सूट करे कि वो इसके बीच के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए, डोमिनेट करे। समझ में आया? तो एक तो वो क्या करेगी, इसके बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक करने में काम करेगी। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप दे रहे हो, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप दे रहे हो, जितनी चाहिए थी उतनी तो अट्रैक्शन ब्रेक करने के काम करी। एक्स्ट्रा वाली इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। जितनी एक्स्ट्रा दोगे उतनी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से कूद कूद के भागता है। समझ में आया? तो जो आप लाइट देते हो, जो आप लाइट देते हो वो दो फॉर्म में स्प्लिट होती है। एक तो अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए, ठीक है, आप बाइंडिंग एनर्जी के तौर पे काम आती है, और दूसरा काम आती है जो एक्स्ट्रा है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। इस रिलेशन को हम आगे यूज करेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। समझ में आया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम उसको कहते हैं, हम मेटल लें, मेटल के सरफेस पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल कराएं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलें। सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, सूटेबल फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई भी टाइम गैप नहीं होता है कि लाइट गिरी और फिर 10 घंटे लग रहे हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, नहीं। जैसे ही लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। मैंने आपको कई बार क्या पिछली अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी आप दोगे उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप लाइट या एनर्जी दे रहे हो, थ्रेशोल्ड में जितनी यूज़ हो रही है वो करेगा, बाकी की जो बची हुई है वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे उसको यूज़ करेगा। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेगा। चौथा हमने क्या पढ़ा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, यहाँ से 10 होंगे, 20 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट। वो इस पर डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे। लाइट में जितने पार्टिकल्स होते हैं ना, लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है, वो उतने ही ब्राइट होते हैं। अगर आप यहाँ से हाई इंटेंसिटी की लाइट फेंक रहे हो, उसका मतलब उस लाइट भी तो किसी पार्टिकल से मिलके बनी है। लाइट जिस पार्टिकल से मिलके बनती है उसको हम बोलते हैं फोटोन। आगे पढ़ाऊंगी ये, अभी मैं बस बताती जा रही हूँ, बीच बीच में आ रहा है तो, ठीक है, कि भाई लाइट जो है वो भी पार्टिकल से मिलके बनी है जिसको हम बोलते हैं फोटोन। इंटेंसिटी ज़्यादा, ब्राइटनेस ज़्यादा, नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे उतने ही ज़्यादा टक्कर मार मार के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होती है उतने ही ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस से वो तभी के तभी इजेक्ट हो जाते हैं जैसे ही लाइट जो है उस पर बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है। कोई टाइम डिफरेंस नहीं रहता। हर मेटल के लिए हमें कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और हर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के, और कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, SB एकेडमी से कनेक्टेड रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू।